शेरवानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम आपको पश्चिम बंगाल का आज़ादी दिवस दिखाएंगे। ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं, पश्चिम बंगाल के लोग पहली बार आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। वर्षों से बंद पड़े मंदिरों के द्वार अब खुलने लगे हैं। टीएमसी के गुंडों के अवैध कब्जे अब हटने लगे हैं। 15 साल से डर के माहौल में जीने वाला पश्चिम बंगाल का आम आदमी अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहा कि अब वो आज़ाद हो चुका है। और इसके साथ ही बंगाल में जय श्री राम के नारों के बीच बजरंगबली और बुलडोजर की एंट्री भी हो चुकी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की अतिरिक्त सुरक्षा आज से हटा दी गई है। इसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर को आपके साथ याद करेंगे। आपको याद है, पिछले साल 6 और 7 मई की वो रात जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम हमले का बदला लिया था। आज हम सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने विमान, कितने रनवे, रेडार और कमांड सेंटर्स नष्ट किए थे। आज देखिए पूरे सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ। और आखिर में आपको दुनिया भर के अमीरों का सबसे बड़ा फैशन मेला दिखाएंगे जिसका नाम है मेट गाला, जिसमें लोग कई सौ करोड़ों रुपए की पोशाकें और हीरे जवाहरात पहनकर आए थे। आज उनकी तस्वीरें देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा आप सबके लिए। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं, उस दिन के बाद से वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे बंगाल में एक नया स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो। आम जनता सड़कों पर आकर जिस तरह खुशियां मना रही है, उससे लगता है जैसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने न जाने कितने दशकों के बाद आजादी की हवा में सांस ली है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जय श्री राम के नारों से गूंजता ये जुलूस देखिए, जिसमें बजरंगबली की विशाल प्रतिमा एक बुलडोजर पर रखकर निकाली गई है। यानी अब पश्चिम बंगाल में बजरंगबली और बुलडोजर दोनों की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आजादी की यही तस्वीर देखिए। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खुल के सांस ले लें। 15 सालों से जो दीदी का अत्याचारी कहे, जो सहा जा रहा था, वो अब जाके खत्म हुआ है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे बंगाल भारत में ही मौजूद एक नॉर्थ कोरिया जैसा देश बन गया था, जहां की कोई खबर सही मायने में देश के बाकी लोगों तक, हम तक और आप तक पहुंचती ही नहीं थी। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और न्यूज चैनल्स भी वही दिखाते आ रहे थे जो ममता बनर्जी चाहती थी। पिछले 15 साल में इन्होंने न कभी पश्चिम बंगाल की सही हिंसा दिखाई, न ही यह दिखाया कि पश्चिम बंगाल के लोग अत्याचार के बीच कैसे घुट घुट कर जी रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे भारत के अंदर ही एक अलग देश बन चुका है, भारत के अंदर ही एक अलग नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, जहां पर जाने के लिए आपको अलग पासपोर्ट चाहिए, अलग वीज़ा चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा था संविधान और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर।
हमें पता ही नहीं चला कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोग कैसे एक नर्क जैसा जीवन जी रहे थे। अरे इतना खुशी है लोगों में, सबसे बड़ी बात है खुशी से ज्यादा बात जो है कि सांस लेने में लोगों को आराम हो रही है। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था, आज पहली बार हम लोग खोल के सांस ले ले। इतनी लोगों में इतना ज्यादा उच्छ्वास, सारे लोग रास्ते में आ गए। जनता, पहले ऐसे हालत होती थी कि हम लोग बैनर लेके पोस्टर लेके घूमते थे, साथ में लगाने वाला नहीं होता था, और आज देखिए पूरे रास्ता में सभी लोग उतार गए, जनता जनार्दन हमारे साथ उतार गए। इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। आज हम आपको एक एक करके पश्चिम बंगाल की कुछ कहानियां और वहां पर आने वाले कुछ बदलाव दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी ये कहेंगे कि कमाल है, हमारे अपने ही देश के एक राज्य में ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था। तो सबसे पहले देखिए कि दक्षिण 24 परगना के जीवनतला इलाके में जब पुलिस ने रेड की तो कैसे वहां तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर से ये हथियार बरामद हुए। ये हथियार टीएमसी के नेता सलाउद्दीन सरदार ने इस ऑफिस में जमा किए थे और ये ऑफिस किसी हथियारों की फैक्ट्री जैसा लग रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि टीएमसी कैसे इन हथियारों के बल पर लोगों को डरा धमकाकर चुनाव जीतती आ रही थी। तो आप देखिए, ये जो हथियार आपने देखे, इन हथियारों के सामने किसकी हिम्मत है कि वो ममता बनर्जी को वोट न डालने की हिम्मत दिखा सके। 5 मई को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के संदेश खाली में भी हिंसा हुई और पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जब इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो इन अपराधियों ने जवानों पर ही गोलियों और बम से हमला कर दिया और इस हमले में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के 5 जवान घायल हो गए और पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए हैं। আমি ঢুকে যাচ্ছি। इसके अलावा पूर्वी कोलकाता के एक इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई और हिंसा हुई। यानी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत जाती तब क्या होता। तब शायद वर्ष 2021 से भी ज्यादा बड़ी हिंसा होती और हो सकता है कि पूरी तैयारी उसी हिंसा के लिए की गई हो, क्योंकि इस चुनाव के दौरान टीएमसी के नेता 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों को सबक सिखाने की धमकी देते आ रहे थे। यानी पूरी तैयारी थी कि इस बार जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो बीजेपी के वोटर होंगे, जो बीजेपी के समर्थक होंगे, उन सब के साथ वो सलूक किया जाएगा कि वो दोबारा कभी बीजेपी को वोट डालने की हिम्मत ना कर सके। सबसे खास बात यह है कि कल तक टीएमसी के जो गुंडे आम जनता को डरा धमका रहे थे, सत्ता बदलते ही अब यही गुंडे टीएमसी का पट्टा उतार कर और बीजेपी का पट्टा पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग हिंसा कर रहे हैं और जानबूझकर लोगों से ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है। इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के बाद आज पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने लोगों को सावधान करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने लिखा है
कि टीएमसी के कुछ गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता बनकर पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डराने, धमकाने और कानून तोड़ने वाले टीएमसी के ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बदलाव से आम लोगों के साथ साथ वहां के व्यापारी भी बहुत खुश हो गए हैं और इन्हीं में से एक हैं शालिनी सेन, जो कोलकाता में एक पेट्रोल पंप की मालिक हैं। और ममता बनर्जी के शासन के दौरान टीएमसी के गुंडे उनके पेट्रोल पंप पर आकर उन्हें लगातार परेशान करते थे, पेट्रोल पंप पर आकर बैठे रहते थे, यहां पर शराब पीते थे, गुंडागर्दी करते थे। और तब उन्होंने ऐसे गुंडों के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारते ही टीएमसी के गुंडों ने उन्हें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इस बार बीजेपी के नेताओं को यह पता चला, उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और थोड़ी ही देर में पुलिस और सीआरपीएफ वहां पहुंच गई और इस महिला को राहत मिली। पहले रिजीम के जो गुंडे थे 30-40 बंदे, सब पी के फ्लैग बद्दी हुआ था और कुछ बद्दी नहीं हुआ था, आके यहाँ पे मेरे मैनेजर को धमकाए थे कि मेरा गाड़ी वहाँ पार्क है, बड़ा जो टैंकर है हमारा, इसको हटाने के लिए कि 10 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं आपको, आप इसको हटाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ भांग चूट करेंगे। विदिन 5 मिनट्स यहाँ पे पुलिस आई, 25 जन आए विद द सीआरपीएफ, दे ऑल केम। इन लोग को हटाया साइड में, इन लोग को पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा पंप है, ये HPCL का जगह है, ये लोग दखल करके यहाँ बैठ के मेरे को हैरेस करते हैं बार बार, ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। तो ये लोग बोले हम लोग तो अभी ये पार्टी के हैं, हम लोग तो अभी वो सैफरन टीका लगा के आए हैं। आई मस्ट से द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम दे सेड नॉनसेंस, ये बंद होगा। जो पहले होता था कि भाई हम पहले CPM के अगर गुंडे हैं, जैसे रिजीम बदली हुआ, अभी हम वो पार्टी के गुंडे हो गए, ये अभी नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी बंद होगा, यहाँ पे काम होगा, यहाँ महिलाओं का आदर किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी ने भी ये कहा है, इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट एलिमेंट्स ऑफ तृणमूल सो कॉल्ड गुंडा वाहिनी, तो तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडा वाहिनी है, ऐसा बीजेपी कहती है, उनके कार्यकर्ता अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर गलियों में, सड़कों पर घूम रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हिंसा करने वाले जो लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने लोगों से कहा है कि वो ऐसे लोगों से सावधान रहें। पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगा दिया है और अब वहां पर वर्षों से बंद पड़े मंदिरों के द्वार खुलने लगे हैं। वहां के आसनसोल में 15 वर्षों के बाद एक दुर्गा मंदिर को दोबारा खोला गया, यानी जब से ममता बनर्जी का शासन शुरू हुआ तब से यह दुर्गा मंदिर बंद पड़ा था। पूरे साल में सिर्फ नवरात्रि के दौरान ही इस मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति थी। आप कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पूरी आजादी के साथ पूजा करने की अनुमति भी नहीं थी। और अब बीजेपी का शासन आते ही इस मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खुल गए हैं, ये मंदिर भी आजाद हो गया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब आज़ादी मिल रही है और बीजेपी की जीत के बाद पहली बार वहां के लोगों को अब खुलकर सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाने की भी आज़ादी मिल गई है। एक तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को एक राजनीतिक आज़ादी भी मिली है, सामाजिक आज़ादी मिली है और धार्मिक आज़ादी भी मिली है। और अब वहां के हिंदू जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगा सकते हैं। देखिए, हमें तो खाली एक ही आवाज सुनाई दे रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। और कोई आवाज कौन क्या कहाँ बोल रहे हैं ये सब आज हमें और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं इतना बोल सकती, मैं कह रही हूँ कि कोई आवाज पश्चिम बंगाल में अब नहीं बची सिवाय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लोगों के जीवन में बदलाव तो आपने देख लिया, अब देखिए कि कैसे ममता बनर्जी के रुतबे में भी बदलाव आ रहा है। आज पहली बार कोलकाता में उनके घर के बाहर से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा और पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी गई, यानी उनके घर के बाहर की सड़क
अब जनता के लिए खुल गई है, ये सड़क भी आज़ाद हो गई है। ममता बनर्जी ने यहाँ कोलकाता में अरविंद केजरीवाल वाली गलती नहीं की, ये उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कोलकाता में कभी भी अपने लिए एक कोई भव्य शीश महल नहीं बनवाया। ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट इलाके में आखिर तक अपने पुराने और छोटे से मकान में ही रहती रही। वो मुख्यमंत्री भी बन गई, तब भी वो अपने इसी पुराने छोटे से मकान में रहती थी और आज भी यहीं रहती हैं। और पुलिस उनके घर के सामने वाली सड़क की बैरिकेडिंग करके 24 घंटे इस सड़क को ब्लॉक रखती थी। लेकिन आज से ये सड़क भी आज़ाद हो गई है। पहले आप देखिए इस सड़क पर कैसे बैरिकेडिंग होती थी और वहां पर पुलिस के जवान बैठे रहते थे, और अब ये सड़क पूरी तरह से वहां की आम जनता के लिए खुल गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से भी पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा अब हटा ली गई है और आज से अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के एक सामान्य से सांसद बन गए हैं और उन्हें भी वैसी ही सुरक्षा दी जाएगी जैसी किसी दूसरे सांसद को इस देश में दी जाती है। सोचने वाली बात यह है कि अभिषेक बनर्जी के पास सांसद होने के अलावा कोई भी संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी सुरक्षा सिर्फ इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी के एक बड़े नेता हैं। अब 9 मई को सुबह 10 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नए मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक 8 मई को होगी और उसी दिन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और विधायक दल का नेता चुनने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। कल 8 तारीख 4 बजे हमारा विधायक दल का बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत की शास्त्र मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। आपको एक खबर और भी हम बता दें कि आज कालीघाट में ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने अपने 80 विधायकों की, जो नए जीत कर आए हैं उनके विधायक, उनकी एक बैठक बुलाई और सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के 80 विधायकों में से 10 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। और इनमें से कई विधायकों को जब फोन किया गया ये जानने के लिए कि ये विधायक इस बैठक में क्यों नहीं आए, तो कई विधायकों ने फोन भी नहीं उठाया। अब इस बात की भी अटकलें चल रही हैं कि हो सकता है इनमें से कुछ विधायक बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हों। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक दल में भी एक नई टूट पैदा हो जाए। हालांकि बीजेपी के सूत्र ये बताते हैं कि अभी वो तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक को, किसी नेता को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं कराना चाहते। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि 80 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं और अपनी पहली ही बैठक में 80 में से 10 विधायक नहीं पहुंचे और वो गायब हो गए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के लिए वैसे तो कई नाम चल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन 55 वर्ष के शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लगातार 2 चुनावों में 2 अलग अलग सीटों पर हराया है। इस बार भवानीपुर सीट से और वर्ष 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हार चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जमीनी स्तर पर खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक जमाने में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक थे।
नंदीग्राम में जिस आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी की एक अलग पहचान बनी, उस आंदोलन को जमीन पर खड़ा करने में शुवेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसी के बाद वर्ष 2011 में ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री भी बनी, चुनाव जीती। लेकिन वर्ष 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम पहुंचे और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नंदीग्राम सीट से भी वो चुनाव जीत चुके हैं और आज शुवेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि बीजेपी इस बार ऐसा काम करेगी कि वो अगले 100 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी रहे। ওরা যা করেছে আপনারা করবেন না। গোটা রাজ্যের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বলবো, শান্তি রাখুন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে একবার মানুষ এনেছে, আমরা এমন ভালো কাজ করব 100 বছর বিজেপি থাকবে। वैसे इस चुनाव में सीखने वाली बात एक और भी है। इस चुनाव में ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की हार में दो बड़ी समानताएं हैं। पहला, दोनों मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों खुद ही चुनाव हार गए। और दूसरा, ये दोनों ही मुख्यमंत्रियों को एक जमाने में उनके बहुत ही करीबी रहे सहयोगियों ने ही इस चुनाव में हराया है। यानी इन दोनों को इनके अपने लोगों ने ही हराया है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के एक जमाने में सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी सहयोगी थे। जबकि तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन को कोलाथूर सीट से उनके अपने ही एक सहयोगी रहे वी.एस. बाबू ने हराया है। एक जमाने में वी.एस. बाबू खुद ही स्टैलिन के चुनाव प्रचार का काम संभालते थे, यानी स्टैलिन का चुनाव प्रचार यही करते थे। लेकिन इस बार इनको फिल्म स्टार विजय ने अपनी पार्टी से टिकट दिया और एम.के. स्टैलिन के ही खिलाफ इन्हें चुनाव लड़वा दिया। और सोचिए, इन्होंने एम.के. स्टैलिन को ही चुनाव हरा दिया। यानी एक ऐसा नेता जो एम.के. स्टैलिन का चुनाव प्रचार किया करता था, इस बार उसने एम.के. स्टैलिन को ही मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सीट से हरा दिया। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के चुनाव हारने से दिल्ली में राहुल गांधी बहुत खुश हैं, चाहे वो वैसे कितना भी ममता बनर्जी के समर्थन में बयान देते रहें, क्योंकि इसी बहाने उन्हें वोट चोरी के मुद्दे को जिंदा करने का एक नया मौका मिल गया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी तक वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी हार को भुला नहीं पाए हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है। ये देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी ने आज क्या लिखा है। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन राहुल गांधी के इस वोट चोरी के आरोप में बहुत बड़ी मिलावट है और वो वोट चोरी पर बहुत ही सिलेक्टिव सियासत करते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी जीत गई, वहां राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की जीत हुई, वहां राहुल गांधी जीत का जश्न मनाते हैं। ममता बनर्जी की हार से राहुल गांधी को असल में दो बड़े फायदे हुए हैं। पहला, अब वो ममता बनर्जी के नाम पर वोट चोरी का मुद्दा उठा सकते हैं। सोचिए, अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो फिर वो वोट चोरी का मुद्दा कैसे उठाते। इसलिए आज राहुल गांधी सोचते होंगे कि अच्छा ही हुआ कि ममता बनर्जी हार गई, अब मैं एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा सकता हूं कि देखिए, ममता बनर्जी भी हार गई और ये तो वोट चोरी की वजह से हारी है। इसलिए राहुल गांधी का ये जो मनपसंद मुद्दा है, अब ये ममता बनर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर अब गोली चलाएंगे। और दूसरा, ममता बनर्जी की हार के बाद अब विपक्ष में ममता बनर्जी की जो चुनौती थी नंबर 1 नेता बनने की, वो चुनौती खत्म हो गई है,
क्योंकि अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो वो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता इस बार तो बन ही जाती और वर्ष 2029 के अगले लोकसभा चुनाव में वो शायद विपक्षी दलों की पहली पसंद होती। राहुल गांधी की जगह उनका चेहरा पोस्टर पर लगता। इसलिए अब राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। अब वो वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर से पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़ सकते हैं और ममता बनर्जी का कद भी अब कम हो चुका है। अगर राहुल गांधी वाकई वोट चोरी के आरोपों को लेकर गंभीर हैं तो आज हम उन्हें मुफ्त की एक सलाह देना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो पश्चिम बंगाल के अपने 2 और असम के 19 कांग्रेसी विधायकों को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल में वोट चोरी हुई है, असम में वोट चोरी हुई है, तो वो अपने विधायकों से इस्तीफा दिलवा दें और कह दें कि हम तो ऐसी विधानसभा में बैठेंगे ही नहीं जहां वोट चोरी हुई हो। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके वोट चोरी के आरोपों में थोड़ी गंभीरता और थोड़ी ईमानदारी दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की हार के बाद ऐसा लग रहा है कि चुनाव में इन्हें कंसल्टेंसी देने वाली बड़ी कंपनी आईपैक का भी अब पैकअप होने वाला है। आपने आईपैक का नाम तो सुना ही होगा। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी और डीएमके के लिए काम करती थी। इन पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन डिजाइन करती थी, इन पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां बनाती थी, इन्हें चुनाव कैसे जिताना है इस पर इन पार्टी के नेताओं को सलाहें दिया करती थी, कंसल्टेंसी देती थी। लेकिन आईपैक की ये स्ट्रैटेजी ना तो इस बार ममता बनर्जी के काम आई और ना ही एमके स्टालिन के, और ये दोनों ही हार गए। इन दोनों पार्टियों की चुनावी हार से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी डर गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 में होने वाले अगले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इसी साल आईपैक के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उन्होंने सोचा था कि आईपैक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आईपैक है वो अगले यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कंसल्टेंसी देने वाली थी, अखिलेश यादव का काम देखने वाली थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आईपैक के साथ कैंसिल कर दिया है। हालांकि वो ये नहीं बता रहे कि इसकी असली वजह क्या है। वो अभी यही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आईपैक की फीस को अफोर्ड कर पाएं। आईपैक वाले बहुत पैसा मांग रहे थे और समाजवादी पार्टी के पास इतना पैसा है नहीं। हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है, इतने फंड्स की कमी है, हम फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी को हायर कर लेंगे। बताओ आप। असल में हमारे देश में चुनाव अब पैसे का खेल बन गया है। चाहे नियम कानून कितने भी आ गए हों कि चुनाव में एक हद के बाहर पैसा नहीं खर्चा जाएगा, लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में कितना पैसा खर्च किया जाता है। और ये जो विपक्षी दल हैं, अब ये तमाम तरह की प्राइवेट कंपनियों के साथ कंसल्टेंसी करते हैं। तमाम तरह की जो चुनावी कंपनियां हैं, स्ट्रैटेजी वाली कंपनियां हैं, वो इन्हें सलाहें देती हैं और उसके लिए बहुत पैसा लगता है। अभी तक कई जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने आईपैक जैसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं कंसल्टेंसी के लिए कि ये कंपनियां जो हैं आईपैक जैसी, ये उन्हें चुनाव जितवा दें। एक जमाना था जब बड़े बड़े नेता जनता की नब्ज को समझते थे, उन्हें किसी बाहरी कंसल्टेंसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो उनकी कैंपेन को डिजाइन करे, वो उनके नारे बनाए। पुराने जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, या बीजेपी में भी अगर आप देख लें, ये वो नेता हैं जो जमीन पर रहकर खुद काम करते हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें एक एक कार्यकर्ता का नाम उनकी उंगलियों पर याद रहता है। जनता के कौन से मुद्दे हैं जमीन पर, ये उन्हें सब पता होता है। लेकिन कुछ नेता, खास तौर पर अब विपक्ष के कुछ नेता, अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो जमीन पर जाते ही नहीं। और ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं आईपैक जैसी, यही उन्हें बताती हैं कि जनता क्या सोच रही है, जनता के बीच में कौन से मुद्दे हैं, जनता तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे कैंपेन को डिजाइन किया जाए, कैसे आपकी भव्य बड़ी बड़ी एड फिल्म्स बनाई जाएं, कहां से आपकी फोटो ली जाए, किस एंगल से फोटो ली जाए। और उसके लिए ये सैकड़ों करोड़ रुपया इन नेताओं से लेती हैं। और जब इतने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ये नेता खुद भी चुनाव हार जाते हैं, इनकी पार्टियां भी चुनाव हार जाती हैं, तो आईपैक जैसी जो कंसल्टेंसी फर्म हैं उन पर सवाल जरूर उठेंगे। वैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हारने के अगले ही दिन यानी मंगलवार 5 मई को अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने हनुमान चालीसा की
एक चौपाई लिखी है। ये सोशल मीडिया पोस्ट भी जरा उनकी देख लीजिए। और इसमें उन्होंने लिखा है, सब कुछ लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये अखिलेश यादव ने लिखा है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बजरंगबली को याद किया है, लेकिन जिस आईपैक का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खत्म कर दिया उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो बजरंगबली को अखिलेश यादव आखिरकार अब याद कर रहे हैं। अब थोड़ा आईपैक के बारे में भी आपको बताते हैं। आईपैक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसका धंधा लगभग बंद हो चुका है। वैसे इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईपैक के दफ्तरों पर ईडी के छापे पड़े थे। पिछले महीने ही ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब आईपैक का एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी अखिलेश यादव के साथ खत्म हो गया। आईपैक की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी और इसकी शुरुआत की थी प्रशांत किशोर ने। शुरुआत में इस फर्म का नाम सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस था। बाद में इसे बदलकर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक कर दिया गया। और आईपैक ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्ष 2017 में राहुल गांधी को भी चुनाव के बारे में अपनी कंसल्टेंसी दी थी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताते हैं केरल का। क्या पश्चिम बंगाल के बाद केरलम में भी बीजेपी अगले 10 वर्षों में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? इस सवाल के जवाब में आप ये कुछ आंकड़े देखिए। अभी जो विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं केरलम में, उनमें बीजेपी ने केरलम में इस बार 3 सीटें जीती हैं और बीजेपी का वोट शेयर है 11.5%, 11.42%। और बीजेपी को लगभग 24.5 लाख वोट मिले हैं। आज से 10 साल पहले वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी और तब उसका वोट शेयर 10% ही था। यानी जो स्थिति केरलम की आज है, केरलम में बीजेपी की, 10 साल पहले बीजेपी की वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी थी। बिल्कुल वैसे की वैसे ही अगर आप दोनों की तुलना करें, आज से 10 साल पहले पश्चिम बंगाल में 3 सीटें जीती बीजेपी ने, 10% वोट शेयर। इस बार केरलम में बीजेपी ने 3 सीटें जीती, 11.5% वोट शेयर। तो क्या हम ये माने कि अगले 10 साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि केरलम में भी बीजेपी की सरकार बन जाए? इस बार केरलम में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ये नए आंकड़े देखिए, ये आपको चौंकाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी केरलम में 3 सीटें जीत गई और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी को 21 सीटों पर 20% से ज्यादा वोट शेयर मिला है और इनमें से 10 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को 30% से भी ज्यादा वोट शेयर मिला। 30% वोट शेयर। केरलम में पिछले 15 वर्षों में बीजेपी का वोट शेयर लगभग दोगुना हो चुका है। 2011 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6% था और इस साल ये बढ़कर 11.5% हो चुका है। आज तक भारत के सिर्फ 3 राज्यों त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरलम में ही वामपंथियों की सरकार बनी थी। 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाई वामपंथियों को हराकर, और इस साल पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी सरकार बना ली टीएमसी को हराकर। केरलम में कुल मिलाकर 140 सीटें हैं। अब राजनीति के बाद आपको भारत की एक नई रक्षा नीति के बारे में बताएंगे। अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर नई जानकारियों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आपको पिछले साल 6 और 7 मई की रात याद है? उस समय पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के शोक में डूबा हुआ था। ये बात सब जानते थे कि मोदी सरकार इस हमले पर चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेगी और कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जरूर लेगी। लेकिन पाकिस्तान में 270 किलोमीटर तक अंदर घुसकर उनके 9 आतंकवादी ठिकाने और 11 मिलिट्री बेसेस पर भारतीय सेना अचानक से रात को हमला कर देगी, ऐसी कल्पना तो खुद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध तो हमने इससे पहले भी कई लड़े हैं और उस पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, लेकिन इतने अंदर तक घुसकर किया गया हमला इतिहास में पहली बार हुआ। इस हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया क्योंकि आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था और महिलाओं से कहा था कि मोदी से जाकर कह देना।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि हमारे देश की हर महिला का एक भावनात्मक बदला था। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान पर जब भी कोई सैन्य कार्रवाई की है, कोई युद्ध लड़ा है, कोई ऑपरेशन किया है, तो हमने उन तमाम ऑपरेशंस के जो नाम हैं उनके अलग प्रकार के नाम रखे। ये नाम हमारी सैन्य रणनीति और कोड वर्ड्स पर आधारित होते थे। जैसे 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम था ऑपरेशन बंदर। 1999 में कारगिल हमले में भारतीय सेना के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारतीय सेना के ऑपरेशंस के नाम थे कैक्टस लिली, ट्राइडेंट और पाइथन। और वर्ष 1965 में पाकिस्तान पर हमले का जो नाम हमने रखा उसका था नाम ऑपरेशन रिडल। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम है जिसने पूरे देश की महिलाओं को, पूरे देश के परिवारों को इससे जोड़ दिया। इसलिए इसके नाम में बहुत कुछ है। आप लोग सोचते होंगे, कई बार कहते भी हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इस बार नाम में बहुत कुछ रखा था। ऑपरेशन सिंदूर इतना शक्तिशाली नाम था। आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने के बाद हम आपको इस हमले की सारी डिटेल्स दिखाएंगे जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। कुछ नई डिटेल्स आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप मानचित्र पर देखिए, पाकिस्तान के हर एक कोने में लगभग सभी बड़े बड़े और महत्वपूर्ण मिलिट्री एयर बेसेस पर भारतीय सेना ने हमला किया, यानी पूरे पाकिस्तान तक हमारी पहुंच थी। इसमें पाकिस्तान का वो भोलारी एयरबेस भी है जो भारतीय सीमा से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान की सीमा में हम 250 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमला करके आ गए। अब हम आपको पहली बार आज ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों से पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स, कितने रेडार, कितने कंट्रोल सेंटर और कितने एयर डिफेंस सिस्टम असल में नष्ट हुए थे। आज उन सब की संख्या हम आपको बताने वाले हैं। सारी डिटेल्स आज पहली बार आपके सामने है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और 1 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हवा में मार गिराया। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर 2 संभावनाएं हैं कि ये कौन सा मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। पहला, ये एक AEW&C यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हो सकता है। यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का पता लगाता है, इसलिए इसे फ्लाइंग रेडार भी कहते हैं। और दूसरा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो सकता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो रेडियो सिग्नल्स, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर सकता था। यानी ये पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट था। तो हमने ऐसे फ्लाइंग रेडार को भी नष्ट किया और हमने उनके फाइटर जेट्स को भी नष्ट किया। भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इसी एयरक्राफ्ट पर हमला किया और उसे मार गिराया। और पूरी दुनिया में इससे पहले कभी भी किसी भी एयरफोर्स ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से इतनी दूरी पर कोई सफल हमला नहीं किया था, इतनी दूरी से किसी एयरक्राफ्ट को नष्ट नहीं किया था जितना इस बार हमने किया, 314 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान की सीमा के अंदर 314 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गईं और पाकिस्तान इन्हें रोक नहीं पाया। इसके अलावा भारत के हमलों में पाकिस्तान के एयर बेसिस पर एक बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी नष्ट हुआ जो वहां पर खड़ा हुआ था। एक और फ्लाइंग रेडार वहां पर नष्ट हुआ और कई फाइटर जेट्स और UAVs भी वहां पर हमने नष्ट किए। भारतीय सेना के सटीक हमलों में पाकिस्तान के मुरीद और चकलाला में 2 बड़े कमांड और कंट्रोल सेंटर्स नष्ट हुए। ये पाकिस्तान का वॉर रूम था और यहीं से पाकिस्तानी सेना अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन सिस्टम्स को कंट्रोल करती थी या फिर उन्हें हमलों का आदेश देती थी। पाकिस्तान के सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला और चुनिया के 4 रेडार सिस्टम्स को भी भारतीय सेना ने नष्ट किया। भारतीय सेना ने लाहौर में पाकिस्तान का एक मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी नष्ट किया। और ये एयर डिफेंस सिस्टम ना तो भारत के हमलों को रोक पाया और ना ही खुद को बचा पाया। पाकिस्तान के 2 बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस सरगोदा और रहीम यार खान के रनवे पर भी भारत के हमले हुए और ये नष्ट हो गए। और पाकिस्तान के मुरीद, सुक्कुर, भुलारी और जकोबाबाद में मिलिट्री एयरक्राफ्ट के हैंगर्स पर हमने हमले किए, इन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया और इन हैंगर्स में कई एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, पार्क्ड थे। और ये एयरक्राफ्ट या तो नष्ट हुए या फिर इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें F-16 एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी बात है।
हमने पाकिस्तान में उनके F-16 एयरक्राफ्ट भी नष्ट किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। ये दोनों आतंकवादी संगठन लगभग 30 वर्षों से भारत पर हमले करते आ रहे हैं और भारतीय सेना ने हमला करके इन दोनों को धूल में मिला दिया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अड्डों को हमने नष्ट किया। और वो सारी तस्वीरें, हमलों से पहले क्या हुआ था, हमलों के बाद क्या हुआ था, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर रही थी, उस समय भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही नष्ट करके हमारे शहरों और हमारे मिलिट्री बेसिस को सुरक्षित रखे हुआ था। और पाकिस्तान ने उस समय दिल्ली पर भी अपनी मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। मैं एक बार रोककर आपको वो सारी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो भारत के हमलों में पाकिस्तान के सिस्टम्स को हमने नष्ट किया है। ये देखिए, ये बहावलपुर अटैक की तस्वीर है। पहले ये अटैक कैसा था, बिफोर और आफ्टर, ये देखिए। ये बहावलपुर अटैक की तस्वीर है। और इसमें आपको साफ नजर आएगा कि कैसे भारतीय हमलों में ये इमारतें नष्ट हुई हैं। एक एक करके आप देखते जाइए। ये रेडार साइट है। यहां भी आप देखेंगे हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। आरिफ वाला पर जो हमने हमला किया था, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। सरगोदा का हमला देखिए। यह सरगोदा का रनवे है जहां पर हमने हमला किया था और इस रनवे को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया था। रहीम यार खान का हमला देखिए आप। जेकबाबाद हमला देखिए। हमले से पहले की तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर। और हैंगर्स में जब हमने हमला किया, उन हैंगर्स में जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे उनको भी हमने नष्ट कर दिया। तो एक एक करके आप देख लीजिए। और मैं आपको फिर से बताता हूं, इस हमले में हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को हवा में मार गिराया। एक हवाई जहाज ऐसा था जिस पर रेडार लगी हुई थी, उसे हमने हवा में मार गिराया। जमीन पर जो हमने हमले किए उसमें हमने एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जो या तो C-130 एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर IL-78 हो सकता है। और इसके अलावा हमने मल्टीपल F-16 जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं, आप जानते हैं F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हैं। और ये जब जमीन पर खड़े हुए थे हैंगर्स में, उन हैंगर्स पर हमने हमला किया और इन F-16 विमानों को हमने नष्ट कर दिया और इनकी संख्या काफी थी। इसके अलावा हमने 2 कमांड सेंटर्स को नष्ट किया है और पाकिस्तान के कई रेडार्स को भी हमने नष्ट किया है। और ये सारी जानकारी एक एक करके आज आपकी स्क्रीन पर है। और आपको याद होगा, मैं आपको जो बता रहा था कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर भी अपनी मिसाइल से हमला किया था, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को भी मार गिराया था। आज के युद्ध में जीत सिर्फ एडवांस्ड और लेटेस्ट हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि सटीकता, तैयारी, दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखने से भी मिलती है। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी इस तैयारी को पूरी दुनिया को दिखाया। आप सोचिए, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 5 साल हो गए, जबकि भारत ने सिर्फ 100 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक कि अगर आप देखें, अमेरिका और ईरान के बीच भी जो ये युद्ध हुआ, ये युद्ध भी 40 दिनों तक चलता रहा। और उसके बाद भी
ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी अभी इसमें एक टेम्परेरी सीज फायर चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है। युद्ध कब शुरू हो जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर से एक नई सीख मिली कि भारत ने कैसे सिर्फ 4 दिन के अंदर जो उसे चाहिए था वो अचीव कर लिया और पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला भी दिया। अब हम आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों के जलसे में लेकर चलते हैं और इसका नाम है मेट गाला। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। आम लोगों में अक्सर यह जिज्ञासा रहती है कि हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले ये बड़े बड़े अमीर लोग कैसा फैशन करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल कितना चकाचौंध वाला होता है। तो पहले हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो ये है कि जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर लोग जब मेट गाला में पहुंचे तो वो कैसे दिख रहे थे और क्या पहनकर पहुंचे। तो जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला की तस्वीरें थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा और हाई प्रोफाइल फैशन मेला माना जाता है, जिसमें हर साल दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े पॉप सिंगर्स, खिलाड़ी, एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और डिजाइनर्स शामिल होते हैं और बहुत ही विचित्र किस्म के लेकिन बेशकीमती और महंगे महंगे कपड़े पहनकर रेड कारपेट पर चलते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की बेटी अनन्या बिरला मेट गाला में एक बहुत खास और अलग तरह के लुक में आई। वो एक ऐसे मास्क में दिखाई दी जो कि रोजमर्रा की चीजों से बना था, जिसमें भारत में हमारे घरों में रोजाना काम आने वाले बर्तन जैसे थालियां, कटोरी, चम्मच वगैरह, उससे ये मास्क बना हुआ था। तो ये आप मास्क देखिए। कोरोना काल में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला की पत्नी नताशा पूनावाला मेट गाला के रेड कार्पेट पर एक बड़े अनोखे लुक में दिखी। उन्होंने मूर्ति कला जैसी एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाया था। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी मेट गाला में शामिल हुई। उनकी ड्रेस में 1000 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जड़े हुए थे। ये गहने उनकी मां नीता अंबानी के पर्सनल कलेक्शन से लिए गए थे। तो जो हीरे लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं, उनकी संख्या आप गिनना शुरू कर दीजिए। उनके कुछ परिधान तो ऐसे हैं जो कि इन हीरों और रत्नों से ही बने हुए हैं। और ये जो हीरे आप देख रहे हैं ये इनकी मां नीता अंबानी के पर्सनल कलेक्शन से लिए गए हैं। ईशा अंबानी की ड्रेस के पीछे के हिस्से में 16वीं से 18वीं सदी के बीच मुगल काल का एक गहना भी जड़ा हुआ था। पहले यह गहना हैदराबाद के निजाम के खजाने में हुआ करता था और ईशा अंबानी की ड्रेस को बनाने में भारत के 40 कारीगरों ने मिलकर काम किया। इसे तैयार करने में लगभग 500 घंटे लगे। मेट गाला में पहली बार शामिल हुए जयपुर राजघराने की वंशज राजकुमारी गौरवी कुमारी ने भी अपने लुक में अपनी दादी महारानी गायत्री देवी की झलक दिखाई। उनके गाउन में उनकी दादी की शिफॉन की साड़ी का एक कपड़ा इस्तेमाल हुआ था और उनके साथ उनके भाई सवाई पद्मनाभ सिंह रेड कार्पेट पर उनके साथ दिखाई दिए और उन्होंने एक बहुत ही पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। इस दौरान हैदराबाद की सुधा रेड्डी ने जो नेकलेस पहना उसकी कीमत, उस हार की कीमत लगभग 142 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिल्म मेकर करण जौहर भी मेट गाला में पहली बार आए और उनकी ड्रेस मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से प्रेरित थी। और इस दौरान कई ग्लोबल सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे, जैसे मशहूर अमेरिकी सिंगर रियाना और बियॉन्से, हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री किम कार्दाशियां और उनकी बहन
काइली जेनर, ये सब लोग भी वहां पर आए हुए थे। आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फैशन मेला है। आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन घर बैठे हुए आज हम आपको कुछ झलक इसकी दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस मेट गाला में कैसे कई लोग ऐसे भी थे जो बेहद विचित्र किस्म के कपड़े पहनकर आए थे, ऐसे कपड़े जो शायद आप तो कभी भी पहनकर बाहर नहीं जा पाएंगे। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। तो मेट गाला में जो लोग आते हैं वो कई सौ करोड़ों रुपए की ड्रेसेस पहनकर आते हैं। इस दुनिया की एक से एक महंगी ड्रेसेस, एक से एक महंगे हीरे जवाहरात पहनकर ये लोग आते हैं। और इस मेट गाला में कई लोग इस बार बेहद विचित्र किस्म के कपड़े भी पहनकर आए, जरा वो भी देखिए। तो ये अलग अलग प्रयोग हैं जो दुनिया के ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये फैशन के साथ अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। अपनी जो ये ड्रेसेस पहनकर आते हैं, इनके ज़रिए ये ख़ास संदेश देने की कोशिश करते हैं। इनका एक थीम होता है और वही मैं आपको अब बताने वाला हूँ, क्योंकि मेट गाला का हर साल एक अलग और ख़ास थीम होता है और इसमें हिस्सा लेने वाले ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये उसी थीम के हिसाब से अपने कपड़े पहनकर आते हैं। इस वर्ष का जो थीम था वो है फैशन इज आर्ट, यानी फैशन एक कला है। मेट गाला को द कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट बेनिफिट भी कहा जाता है। ये हर साल न्यूयॉर्क में द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित होता है और इस इवेंट में एंट्री का टिकट जो होता है, एंट्री का टिकट वो लगभग 95 लाख रुपए का था। यानी 95 लाख रुपए का टिकट खरीद कर तो आपकी इसमें एंट्री होगी। और इस इवेंट को मशहूर अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन वोग आयोजित करती है।
ये 1948 में शुरू हुआ था और इस इवेंट का मकसद है इस कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड इकट्ठा करना, फंड जुटाना। और तब से हर साल ये मेट गाला यहाँ पर आयोजित होता है। दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आते हैं और दुनिया को अलग अलग थीम के हिसाब से अपने परिधान पहनकर दिखाते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। आजकल लोग बात बात पर सबूत मांगते हैं और जब हम ये कहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है, जब हम ये कहते हैं कि अब भारत एक बार फिर से दूरदर्शन देखता है, दूरदर्शन पर डिकोड देखता है, तो लोग कहते हैं सबूत दिखाइए। तो ये रहा आपके सामने लाइव सबूत। अब आप देखिए स्क्रीन पर, जहां मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूं, आपके बाईं ओर आप ये नंबर देखिए और ये नंबर आपको दिखाई देगा। ये है क्यूमुलेटिव टोटल डिजिटल लाइव व्यूज आज के एपिसोड की और ये है 3.8 मिलियन व्यूज। हिंदी में ये होंगे 38 लाख व्यूज। तो जब से हमने 9 बजे से लेकर अब 10 बजने वाले हैं, जब से हमने डिकोड की शुरुआत की है, इस 1 घंटे में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर कुल मिलाकर जितने लोग, जितने व्यूज आज इस एपिसोड को मिले हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पर हैं। 3.8 मिलियन व्यूज इस समय हो चुके हैं, जो आपको बताता है कि आपका और हमारा ये रिश्ता ये कैसे लगातार हर रोज मजबूत होता जा रहा है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिंदगी का कड़वा सच ये है कि वक्त का पता ही नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। नमस्कार।